देखिए हम लोग पिछले टर्न पे प्रियम्बल शुरू किए और उसमें देखे कि क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। तो लास्ट में आए बेरुबारी के केस में तो कहा गया कि नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का अंग है और संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। पहली बार मूलभूत ढांचा शब्द यहीं आया था। आगे चल के हम लोग उद्देशिका पूरा देखे कल, लेकिन उसमें उद्देशिका में जो बातें लिखी गई हैं प्रियम्बल में, उनका एक एक करके हम लोगों को डिफिनीशन और एक एक करके उनको क्लियर करना होगा। एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले पहली लाइन में लिखा था कि हम भारत के लोग, याद आ रहा है? हम, फिर भारत के लोग, भारत को, पहले यही लिखा था। पूरा लिखने के बाद लास्ट में लिखा था कि एतद द्वारा संविधान सभा में 26/9/1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए ये आत्मार्पित करते हैं या अंगीकृत करते हैं, यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या निकला? यही पहला उद्देश्य निकला कि हम इसे स्वीकार करते हैं। लास्ट में यही लिखा था ना, क्योंकि एक ही वाक्य है, पूरा प्रियम्बल एक वाक्य है, बीच में कामा कामा है। तो एडाप्ट किया कौन? हम किए। हम का मतलब यहाँ क्लियर कर दिया, भारत के लोग। आप गलती से ये मत समझिए कि सिर्फ संविधान सभा के लोग लिखे वही, तैयार किए वही, संविधान बनाए वही, लेकिन उनको चुन के भेजा कौन था? हम ही लोग ना। इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से, चंदौली से, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, भेजा कौन था चुन चुन के? सब लोग तो वहाँ संविधान सभा में बैठ नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो दिवालय। इतनी जनसंख्या है भारत की। तो हम का मतलब अपने प्रतिनिधि भेजे थे, हमने इसको बनाया, किसको? संविधान को। और क्लियर कर दिया हम का मतलब यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी वी का मतलब भारत के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये बताइए संविधान का स्रोत कौन है? सोर्स। ये संविधान जो बनाया गया, ये बनाया कौन? स्रोत कौन है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता, वही बनाई, यही भारत के लोग। तो संविधान का अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला, संविधान का स्रोत कौन है, मतलब बनाया कौन? ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनता ने बनाया, है ना? भारत की जनता यानी पीपुल ऑफ इंडिया। क्लियर? कैसे पता चला कि भारत की जनता है? सोर्स, इसी में, इसी को पढ़ के। दूसरी बात, इसका मतलब संप्रभुता किसमें है? भाई जनता में ही संप्रभुता है, इसीलिए वो बना दिया संविधान। सॉवरेंटी किसमें है? जनता में। हम बताएंगे। तो यहाँ पे संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। कहाँ से पता चला? पीपुल ऑफ इंडिया, यहीं से पता चला। जैसे हम ही कहें कि हम बछड़ा खरीद के ले आए, तो बछड़ा ले कौन आया? अगर हम ही कहें कि हमने पुल बनवा दिया, तो बनवाया कौन? तो संविधान कौन बनाया? तो सोर्स कौन है संविधान बनाने का? हाँ। और आप देखेंगे कि बनाने का अधिकार कैसे मिला जनता को, यानी जनता वही कोई काम करता है जो सुप्रीम होता है, जो सावरेन होता है, जिसके संप्रभु होता है। संप्रभु हम बताएंगे अभी तुरंत, पहला ही शब्द है, फिर भी सुन ही लीजिए। संप्रभुता बताना है, ये संपूर्ण प्रभु संपन्न के बारे में, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सावरेन
REIG, सावरेन। संपूर्ण प्रभु संपन्न या संप्रभुता का मतलब होता है ऐसी सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, जो किसी के अधीन न हो। इट इज नॉट अंडर एनी पावर, जो किसी के अधीन न हो, और जो अपना निर्णय अपने से खुद ले, उस पर किसी का दूसरे का अधिकार न हो। और ये संप्रभुता एक ऐसी चीज है कि इसको बांटा भी नहीं जा सकता, एक ही में निहित रहेगी। बांट देंगे तो फिर कम हो जाएगी। अगर हम कहें कि ठीक है, भारत की ज़मीन से संबंधित मामला हमारा है और यहाँ जो मकान वकान है वो दूसरे देश का है, नहीं, बांट नहीं सकते। संप्रभुता कभी बांटी नहीं जा सकती, एक ही के पास रहेगी। बांट देंगे तो कम हो जाएगी। तो संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च है जो किसी के अधीन नहीं होती, किसी के अंडर में नहीं रहती, और जो स्वतंत्र होकर खुद निर्णय लेने का अधिकार रखता है, वही है संप्रभुता। तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राष्ट्र है। क्योंकि अभी उद्देशिका हम बताने जा रहे हैं, वहाँ हम बताएंगे। तो आज आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता किसमें निहित है, किसमें निहित है? भारत, देखिए यहाँ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सावरेन संपन्न, फिर आगे लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी हम भारत को कैसा बना रहे हैं? मेक इन, मतलब भारत को कैसा बना रहे हैं, कैसा फॉर्म दे रहे हैं भारत का कैसा निर्माण कर रहे हैं? भारत को हमें संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाना है। अभी तक नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत किसके अधीन था? अपना निर्णय खुद नहीं, वहाँ की महारानी बैठ के, क्राउन बैठ के वो निर्णय सुनाते थे, है ना? तो संपूर्ण प्रभु संपन्न था? नहीं था 1947 के पहले, तब ना आज़ाद हुआ। उसी को कहते हैं ना कि आज़ादी मिली यानी संपूर्ण प्रभु संपन्न हो गया। फिर आगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है, ये सब बताएंगे। ये किसको बनाना है? 5 चीज़ें दी गई हैं कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। किसको बनाया जा रहा है? इंडिया को, भारत को बनाना है। पहले लाइन में भारत की ही बात की गई कि भारत को कैसा बनाना है। देखिएगा, प्रियम्बल पढ़िएगा, वहाँ लिखा है कि भारत को कैसा बनाना है, फॉर्म लिखा है, कैसा निर्माण करना है, फॉर्मेशन। तो भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाना है। यहीं पे एक सवाल हम, चलिए ये तो मान लीजिए ऐसे आ गया कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और जनता में ही संप्रभुता निहित है। क्योंकि ये बताइए, संपूर्ण प्रभु संपन्न हम भारत को बना रहे हैं, तो बना कौन रहा है? देखिए, दे कौन रहा है? इसका मतलब संप्रभुता निहित किस में है? वही लोग बना रहे हैं, हम ही लोग। यानी आज हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 के बाद, बना रहे हैं। नहीं तो इसके पहले कौन बनाता? जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके पहले 1919 का था, वो सब था, वो सब बनवा कौन रहा था, बना कौन रहा था? यहाँ पे बन रहा था, ब्रिटेन की संसद से पारित, देख रहे हैं ना, उसके अधीन थे ना हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखा है हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को क्या बनाना है? सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभु संपन्न। एक एक करके व्याख्या कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सावरेन। इसको हम लोगों ने देखा कि सावरेन मतलब एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी के अधीन नहीं होती है और अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, और इसे बांटा भी नहीं। अगर हम बांट देंगे कि कुछ आपको शक्ति दे दिए, कुछ हम ले लिए, तो फिर पूरी शक्ति कहाँ रही हमारे पास?
कहाँ रही पूरी शक्ति, है ना, थोड़ा बहुत तो उनके अंडर में हो गई, तो इसीलिए नहीं बांटा जा सकता। तो आइए संप्रभुता की अवधारणा आप लोग पढ़ेंगे कभी एक ज़माने में, ऑस्टिन की बड़ी अच्छी, ऑस्टिन ने संप्रभुता की अवधारणा दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन बहुत अच्छा दिया है, ऑस्टिन का है, तो जानते रहिएगा। तो देखिए संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब सॉवरेन। अब यहीं पे समझिए कि संप्रभुता किसमें निहित है। पहला सवाल पूछता है संप्रभुता जनता में, सॉवरेनिटी किसमें निहित है, जनता में निहित है, अंडर इन पब्लिक, पब्लिक के अंडर में है। दूसरा जनता में तो निहित है ही, ये जो संप्रभुता है एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाना है तो संप्रभुता, यहीं पे एक सवाल पूछ लेता है, याद रखिएगा। सवाल ये पूछता है कि भारत, ध्यान से समझिएगा, भारत आज कॉमनवेल्थ का सदस्य है, कॉमनवेल्थ, और इसी के आधार पे कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, यानी राष्ट्रमंडल इसे बोलते हैं, राष्ट्रकूट, कॉमनवेल्थ का सदस्य है, यूएनओ का भी सदस्य है, यूएनओ हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क का भी सदस्य है, मतलब जो भी संगठन बनाए हैं भारत वाले मिलके अन्य देशों के साथ, भारत अन्य देशों के साथ मिलके ढेर सारा ग्रुप बनाया है संगठन, सार्क है, एशियान है, एशियान में भारत तो नहीं शामिल है कि शामिल है, भारत शामिल है, यह नहीं है तो पता नहीं कहाँ से, ब्रिक्स में है, लिखवाए हैं उसमें भारत नहीं है, एशियान में, सार्क में है। तो इस सब में भारत है, कॉमनवेल्थ में है, यूएनओ में है, सबसे बड़ी संस्था यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, ब्रिक्स। इसका मतलब क्या, किसी संगठन में शामिल हो जाने से भारत की संप्रभुता कम हो गई या समाप्त हो गई, पहला सवाल पूछता है। तो देखिए किसी भी संगठन में आप शामिल होते हैं ना, टेक हटा लीजिए, नहीं फिर वही रमन साहब के यहाँ तो नहीं जा पाएंगे, तो डब्बा वहाँ गेट पे सर जी रख दिए, नीचे वहाँ गिरा हुआ है रमन साहब का, है ना, मिठाई उठाई नहीं मिलेगी। जितने संगठन है इसमें अगर भारत शामिल हो गया है तो क्या भारत की संप्रभुता समाप्त हो गई है? तो याद रखिएगा, भारत की संप्रभुता बिल्कुल कम नहीं हुई सॉवरेनिटी, और नहीं समाप्त हुई है। कैसे कैसे? ये स्वेच्छा से उनके साथ है, और जब चाहे, अगर ये रहता कि आपको बनना ही है और अलग नहीं हो सकते, तब समस्या थी ना कि हमारे अधिकार छीन लिए गए, अलग हम हो ही नहीं सकते। लेकिन जब चाहे शामिल हो, जब चाहे आप ही को पूरा अधिकार है, आप चाहे किसी देश में जाएं चाहे न जाएं, किसी संगठन में शामिल हो चाहे ना हो, तो आपकी संप्रभुता समाप्त थोड़ी हुई और तो व्यापक होगी, बल्कि आपका मन। तो कहने का मतलब यही है कि कॉमनवेल्थ हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे सार्क हो, चाहे ब्रिक्स हो, या अन्य जितने भी संगठन हैं, उसमें जैसे बिमस्टेक भी है, तो जितने भी संगठन है उसमें अगर इंडिया शामिल है तो इंडिया की संप्रभुता समाप्त नहीं होगी और ना ही कम होगी, वैसे की वैसे ही है। दूसरी बात, कॉमनवेल्थ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, आइए एक लाइन समझ लीजिए, बाकी चीज़ें तो हम बाद में बताएंगे। यहाँ कॉमनवेल्थ का ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, फिर संप्रभुता तो कम हो गई। आपको हम बता दें कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं। इंग्लिश हिंदी सेम है, लेकिन इसकी हिंदी एक आती है राष्ट्रकूल, या राष्ट्रमंडल भी बोलते हैं। ये है क्या, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, मतलब जिन देशों पर ब्रिटेन का कभी अधिकार था, उन सभी देशों को ये अधिकार दिया गया है कि आप चाहें तो कॉमनवेल्थ के सदस्य बन सकते हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर बन सकते हैं। तो भारत भी भारत की आज़ादी के बाद कॉमनवेल्थ का सदस्य बना,
क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा यहाँ था। तो कॉमनवेल्थ है क्या, यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय तो इंग्लैंड में है, लेकिन उसमें ये बात है कि वही लोग उसके सदस्य बन सकते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के अंडर में थे, कभी वही लोग बन सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 देश अगर ब्रिटेन के अंडर में था तो 100 को अधिकार है, लेकिन 100 लोग बने नहीं हैं। हाँ, 54 लोग, 55 लोग, 53 लोग, 56 लोग यही बने हैं इसमें सदस्य। भारत भी था, गुलाम बन गया। तो कॉमनवेल्थ में जो एक लाइन का है ब्रिटेन के गुलाम थे। अब ब्रिटेन देखिए, पुर्तगाल के भी कुछ लोग गुलाम थे, कुछ लोग स्पेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के भी बहुत सी दुनिया में लोग गुलाम थे। तो उन्हीं में से जो चाहे वो इसकी सदस्य, बाहरी नहीं हो सकता। नेपाल कभी कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रिटेन छोड़िए, वो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहे। दुनिया का एकमात्र देश नेपाल जो किसी का गुलाम नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पावरफुल था, उसके पास उतने संसाधन ही नहीं थे कि उसके पास लोग कहाँ जाते लेने कब्जा करके। अंग्रेज भी बड़े दिमाग वाले थे ना। तो अगर किसी का गुलाम नहीं बनना है तो क्या करेंगे, अपने संसाधन सब। आइए देखिए, तो कॉमनवेल्थ समझ में आया। तो भारत, अब यहीं पे सवाल उठता है कि भारत को तो आज़ादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन फिर जाके अंग्रेजों के साथ उठक बैठक करने लगे तो गुलाम हो गए। अब तो नहीं। कॉमनवेल्थ समझ में आया? कहाँ से आएगा, उसमें गायब हो गई थी। एक लाइन का था कि वे सदस्य जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, मतलब वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, वे चाहें तो कॉमनवेल्थ के सदस्य बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, इंग्लैंड के लंदन। तो देखिए, मान लीजिए कि 110 देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो 110 देश चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन बने नहीं सब। भारत बना है, भारत पे ब्रिटेन का कब्जा था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का या यूके जो भी बोलिए, उसका कब्जा था, तो भारत तो बना। और भी देश बने, लगभग 54-55 देश हैं कॉमनवेल्थ में, है ना। तो वे लोग तो बने। तो इसका मतलब क्या, आज भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया और अंग्रेजों से ही छुट्टी लिया 1947, तो क्या फिर गुलाम हो गया? नहीं। हम बताए ना कि ये सब ऐसे संगठन है कि जब चाहे शामिल हो, जब चाहे। हमारे किसी अधिकार पे रोक नहीं है इनमें शामिल होने से। क्लियर हुआ ना? अरे भाई, संगठन है, ग्रुप है, अपने हितों की बात करते हैं लोग। वहाँ जैसे बहुत से ग्रुप होते हैं, जैसे काम, ये सार्क है तो ये किस चीज़ का ग्रुप है? ये लोग अपना सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन वगैरह बढ़ावा देना, इसके अलावा कल्चरल, इसके अलावा व्यापार पे भी, ट्रेड पे भी लोग ध्यान देते हैं। व्यापार हम लोग मिल के करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई टैरिफ न लगाए, अपने यहाँ फ्री व्यापार हो, व्यापार को बढ़ावा। बहुत सी सुविधाएं आपस में मिल बैठ के क्लियर करते हैं ताकि हम लोगों का देश विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो कहने का मतलब ये सब संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका 4 लोग मिल के अपना ग्रुप बनाए, भाई गांव में, घर में, शहर में रहता नहीं है कि चलिए अपने मोहल्ले को विकास कराना है। विकास कराने के लिए ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यही है आपका। तो क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से कभी इसकी संप्रभुता कम होगी? नहीं होगी। ठीक है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा शब्द क्या था? समाजवादी। देखिए, एक क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम बहुत पूछता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, पिछले वीडियो में है गणराज्य, इसका हो जाएगा सावरेन, यानी हाँ एस, सावरेन, सेकुलर, ये सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक,
रिपब्लिक। तो इसको इंग्लिश में ट्रिपल SDR कह देंगे तो चल जाएगा। लेकिन SDR किसकी मुद्रा है? SDR है क्या? एक बार पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स में तो पूछे बताए थे, हाँ मनी है। किसकी है? IMF की मुद्रा है। कि मुद्रा का नाम क्या है? SDR। हाँ ठीक है, तो ये ट्रिपल SDR करके याद रख लेंगे। 1 2 3 ट्रिपल हो गया DR। यही क्रम पूछता है, अभी हम जो पूछे थे क्रम यही था ना। तो आइए समाजवादी को पढ़ते हैं। दूसरा समाज, भारत को ऐसा ही बनाना है समाजवादी, सोशलिस्ट। लेकिन नेहरू जी तो समाजवादी विचारधारा के थे ही, सोशलिस्ट। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय, हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हमारे संविधान की उद्देशिका में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के बाद केरल उसी केस में ही क्लियर हो गया कि संविधान का अंग है ये और इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो तुरंत ये लोग फट से 42वां संविधान संशोधन करके कर दिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का है, पता है ना? 42वां 76 का है, फिर 44वां 78 का है। और इसमें इतना संशोधन किया गया 42वें द्वारा, पूरे संविधान में इतना उलट पलट, कपिलंका जाने वाला हाल है, उलट पलट के इतना संशोधन किए कि एक छोटा संविधान तैयार हो गया। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ भी संशोधन हुआ था, और हम बताएंगे 42वें द्वारा ही मूल कर्तव्य आया था, फंडामेंटल ड्यूटी, वो भी आया। बहुत जगह जोड़ा गया भाई संविधान में। हमें लग रहा है उसी समय खुरपी छेनी खरीदे थे लोग, हथौड़ी हथौड़ी मार धय के एकदम। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में क्या संशोधन हुआ? तो इसमें 3 चीजें जोड़ी गई। पहले धर्मनिरपेक्ष था, वहां पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, हालांकि इंग्लिश सेक्युलर ही रहा, पंथ निरपेक्ष शब्द रख दिया, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष का भी सेक्युलर, इसका भी सेक्युलर हो गया। समाजवादी जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? यानी सोशलिस्ट। और आगे हम बताएंगे भारत को ऐसा बनाना है, उसके बाद यहाँ के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को क्या दिलाना है, तो उसी में आगे लिखेगा। उद्देशिका में लिखा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने वाली है ना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाना है ना। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता तो था, यूनिटी तो था, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं था, मतलब अखंडता। तो अखंडता शब्द जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? कहीं कहीं किताब में देगा और अखंडता जोड़ा गया, तो ठीक है। अखंडता लिखने के लिए देखिए लिखा तो था वहां, एकता तो लिखा था, यूनिटी लिखा था। अब अखंडता जोड़ने के लिए और तो लिखना ही पड़ेगा ना, एंड लिखना पड़ेगा ना, एंड इंटीग्रिटी। तो यही और अखंडता जोड़ा गया एक्स्ट्रा, एंड इंटीग्रिटी। तो अखंडता कहिए और अखंडता कहिए, इतना शब्द जोड़, 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा जोड़े गए 3 शब्द, लेकिन उसके बाद आज तक वैसे के वैसे ही है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे उद्देशिका में जो संशोधन किया गया कितनी बार किया गया? बतावा, बहुत पढ़ा लिखल हुआ लोगों ने बतौली है, कितनी बार किया गया? हाँ बोलो। हाँ नहीं आ रहा, जाने दो। 1 बार किया गया, 1 बार। उस उद्देशिका में, हमारे उद्देशिका में, पूरे संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान में और भी जगह संशोधन हुआ, हम सिर्फ प्रियम्बल पहिलका पन्ना कह रहे हैं। उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार। और कितने, क्या क्या शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द एक्स्ट्रा जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3।
कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। और कब जोड़े गए? वही जो एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। क्लियर? तो उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? अब बार का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 3 ठो जोड़ा तो 3 बार, एक के बार में तीनों जोड़ दिया, है ना? ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो समाजवादी, इसका मतलब संविधान जब बना था तो हमारे संविधान में समाजवादी शब्द था? नहीं था, बाद में जोड़ा गया ना। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? आइए देखिए, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ कौन सी समाजवादी व्यवस्था है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। अब लेकिन यहाँ एक सवाल फंसेगा कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का है, मामला तो फंसा ही देगा। लेकिन पहले ये जानिए कि समाजवाद 2 तरह का होता है। समाजवाद का मतलब होता है, पहले समाजवाद समझिए, तब उसके दोनों प्रकार देखिए। सोशलिस्ट का मतलब समझिए। सोशलिस्ट का मतलब है कि जो देश के संसाधन है, रिसोर्स, जैसे यहाँ की लैंड है यानी भूमि है, खनिज है, कृषि है, इंडस्ट्री है, उद्योग, ये जितने संसाधन हैं, कृषि में पशुपालन वगैरह सब, रिसर्च वगैरह जो कुछ भी है, इन संसाधनों पर देश का नियंत्रण हो। मतलब देश के जितने भी संसाधन उस पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो। और सरकार का अगर अधिकार है, इसका मतलब निकल के आया कि पूरी जनता का है। सरकार की कोई चीज़ है यानी वो सार्वजनिक है, तो पूरी जनता की। रेलवे में लिखा रहता है कि ये आपकी, पहले लिखा रहता है ये आपकी संपत्ति है, तो समझ जाते हमारा है, तो उखाड़ के लेके चले जाते थे। अब बाद में लिख दिया गया कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। अभी 7-8 साल पहले लिखा रहता था आपकी संपत्ति है, पेचकस लगा के खोल ले जाते थे सर। बाद में अब संशोधन करके रेलवे में जाके देखिए, अब लिखा है ये सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब सरकार की है। लेकिन सरकार की है तो ये थोड़ी है कि मोदी झोला में भरेंगे लेके चल देंगे, वो देश का है, यानी रेलवे जनता का है ना, हम ही लोगों का। अब समझिए, समाजवाद का यही एक अर्थ होता है कि अगर देश की संसाधन पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का हो, तो समाजवादी व्यवस्था है। क्लियर? समझ में आया ना? सरकार का नियंत्रण एक लाइन में, ठीक। लेकिन ये 2 तरीके का होता है ये समाजवाद। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिज्म, सोशलिस्ट। और दूसरा होता है लोकतांत्रिक। हाँ, दूसरा लिखा ही है, कुल लिखा, पढ़त लिखत हो। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, है ना। अब देखिए, समझिएगा, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद किसे कहेंगे? साम्यवाद कहाँ है इस समय? अभी हम समझा रहे हैं। साम्यवादी समाजवाद का मतलब होता है देश के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण, एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण अगर सरकार का है। यह नियंत्रण 2 प्रकार का होता है समाजवाद में। अगर पूर्ण नियंत्रण है, एब्सोल्यूट है ना, कंट्रोल, तब तो वो साम्यवादी समाजवाद कहलाएगा। और देश के जो संसाधन है, रिसोर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल है, ज़मीन है, उद्योग हैं, जितने भी हैं सब, वो उस पर नियंत्रण सरकार का कम है, पूर्ण नहीं है।
कम है, कम नियंत्रण है, लेकिन है नियंत्रण, कंट्रोल है ना, तो उसे कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। जैसे हमारा देश बताए ना कैसा है, हमारे यहाँ जो समाजवाद अपनाया गया लोकतांत्रिक है। कैसे देखिए, आप खुद देखिए, आपके पास भी जमीन है, सरकार के भी पास है। रेलवे की जो जमीन है किसकी है? प्लेटफॉर्म जो बना है, हवाई अड्डा बना है, वो किसकी है? नदियाँ किसकी है, लेकिन जनता की, मतलब सरकार का मतलब जनता, ठीक है। पहाड़ वगैरह किसका रहता है? और इसीलिए तो नदिया किनारे मंदिर बना देते हैं, पहाड़ पे मंदिर, बाबा लोग एकदम डट जाते हैं। और वो नहीं बोलते, सरकारों नहीं बोलते चलिए बाबा है तो 4 लोग आएंगे, तो इसी बहाने वोट का भी प्रचार होगा, चीज़ें मिलेगी, संसाधन मिलेगा, बोलने भी नहीं जाता, जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो सरकार, संसद भवन आपके ज़मीन पे बना है कि सरकार के? ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन? हाँ, तो आपकी ज़मीन पे नहीं ना है? हाँ, तो ठीक। लेकिन हमारी भी ज़मीन है, उसके मालिक हैं, बेच सकते हैं, बेचने का अधिकार नहीं है? अपनी ज़मीन काहे नहीं बेच सकते? हाँ, तो वही हम कह रहे हैं, अपनी ज़मीन जो है उसको बेच सकते हैं ना। आप अपनी कंपनी खोले, उसको बेच सकते हैं ना। और जो सरकार की कंपनी है, सार्वजनिक है, वो तो पूरी जनता की है। तो हमारे यहाँ देखिए कंपनियाँ भी व्यक्तिगत भी है, सार्वजनिक भी है। भेल गेल क्या है, ये सब सार्वजनिक है, ONGC, NTPC। लेकिन टाटा, अडानी, रिलायंस, तो हमारे यहाँ दोनों है। यानी कुछ सरकार के भी अंडर में है, कुछ और हमारे ऊपर कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण भी है, कंट्रोल भी है, पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जहाँ समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद है, वहाँ पूर्ण कंट्रोल है। जैसे अब उदाहरण समझिए, इसका उदाहरण कौन कौन है? इसका उदाहरण है चीन, चाइना, रूस, रसिया, उत्तरी कोरिया। देखे ना, वो लंबा लंबा बाल करके इसे किम जोंग उन धमकाता रहता है, इधर से मिसाइल बनाएगा, इंटरसेप्टर मिसाइल, अमेरिका को धमकाएगा। वही तो है कि जो प्रशांत महासागर है उस पार, पैसिफिक ओशन के उस पार अमेरिका, इस पार इधर से कदम मार देंगे, पूरा पार होकर उस पार गिर जाएगा। हमेशा हर 2 महीने पे एक छोड़ता रहता है, मतलब दूसरे जगह कहता है देखो उतना दूर मार दिए, इधर भी मार सकते हैं। हाँ, तो वो साम्यवादी है, क्योंकि पूरे संसाधन पर अधिकार है। तो भाई एक तरह से समझिए, साम्यवादी समाजवाद जहाँ है वहाँ थोड़ा सा निरंकुशता आ जाती है, ज़्यादा निरंकुशता आ जाती है। जैसे चाइना वालों ने क्या किया कि एक ही बच्चा होगा। हमारा देश भारत दुनिया का पहला देश था, जब दुनिया सोची नहीं थी, तो 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला है। 1952 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, दुनिया का पहला देश सबसे पहली बार योजना शुरू किया, परिवार नियोजन, कि अब हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हम। सबसे पहली बार शुरू किया, आज तक नहीं हुआ। और दुनिया वाले बाद में शुरू किए, सब कंट्रोल करके रख दिए। और चाइना देख ही रहे, तो भाई साम्यवादी है पूरा, तो कंट्रोल ही कर दिया। रूस, उत्तर कोरिया, अभी जापान में जनसंख्या बिना कहे धीरे धीरे घट रही है, बिना कहे, समझ, मतलब शिक्षा के आधार पे अपना धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं लोग। वहाँ कोई प्रयास इसके लिए अलग से कोई योजना बहुत नहीं है। अब देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे यहाँ है, जैसे भारत है, भारत में क्या है, पाकिस्तान है, अपने अगल बगल कंट्री लीजिए, नेपाल है, बस यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक ना, समाजवाद आ गया समझ में? ठीक है, आगे चले। पंथ निरपेक्ष छोड़ दें यहीं पे, इतने में छोड़ दें।